अध्याय 28। गुम आईना। हैरी के पैर सड़क से टकराए। उसने हॉगमिट्स की जानी पहचानी हाई स्ट्रीट को हसरत से देखा। दुकानों के सामने के अंधेरे हिस्से, काले पहाड़ों की दूर दिखती आकृतियां, सामने हॉगवर्ट्स की ओर जाने वाला सड़क का मोड़ और थ्री ब्रूम स्टिक की खिड़कियों से आती रोशनी। दिल उछलने के साथ उसे बहुत स्पष्टता से याद आया कि वह लगभग 1 साल पहले अंतर्ध्यान होकर यहीं प्रकट हुआ था, जब वह बहुत कमजोर डंबलडोर को सहारा देकर लाया था। उतरने के एक पल के भीतर ही उसे यह सब याद आ गया। और फिर जब उसने रोना हमायनी की बाहों पर अपनी पकड़ ढीली की, तभी यह हो गया। हवा में एक चीख सुनाई दी। कप की चोरी का पता लगने पर वोल्डेमॉर्ट जिस तरह चीखा था, यह चीख भी वैसी ही थी। उसने हैरी के शरीर की रग रग को हिला दिया और वह तत्काल समझ गया कि यह उनके आने के कारण ही हुआ है। जब वह चोगे के नीचे बाकी दोनों की तरफ देख रहा था, तभी थ्री ब्रूमस्टिक का दरवाजा खुला और नकाब पहने 1 दर्जन प्राणभक्षी अपनी छड़ियां तान कर सड़क पर आ गए। जब रॉन ने अपनी छड़ी उठाई तो हैरी ने उसकी कलाई पकड़ ली। वे इतने सारे थे कि उन्हें स्तब्ध नहीं किया जा सकता था। इसकी कोशिश करना भी बेवकूफी थी, क्योंकि इससे प्राणभक्षियों को उनकी जगह का पता चल जाता। एक प्राणभक्षी ने अपनी छड़ी लहराई, जिससे चीख रुक गई। हालांकि अब भी यह दूर पहाड़ों पर गूंज रही थी। आगमनो चोगा! एक प्राणभक्षी गरजा। हैरी ने चोगे को कसकर पकड़ लिया, लेकिन चोगे ने प्राणभक्षी के पास जाने की कोई कोशिश भी नहीं की। इस पर आवाहन सम्मोहन का असर नहीं हुआ था। पॉटर, अपने चोगे में हो! आवाहन सम्मोहन करने वाले प्राणभक्षी चिल्लाया और फिर अपने साथियों से बोला, फैल जाओ, वह यही है। 6 प्राणभक्षियों ने उनकी तरफ दौड़ लगा दी। हैरी, रॉन और हर्माइनी जल्दी से पीछे हटे। वे सबसे करीब वाली गली में पहुंच गए और प्राणभक्षी उनसे कुछ इंच दूर से निकल गए। वे तीनों अंधेरे में इंतजार कर रहे थे और कदमों की आहट सुनने के लिए कान लगाए थे। प्राणभक्षियों की छड़ियों से सड़क पर रोशनी हो रही थी। चलो, हरमाइनी फुसफुसाई, अब अंतर्ध्यान हो जाते हैं। बहुत बढ़िया विचार है, रॉन ने कहा, लेकिन इससे पहले कि हैरी कुछ बोल सके, एक प्राणभक्षी चिल्लाया, हम जानते हैं कि तुम यहाँ हो पॉटर, और तुम बच नहीं सकते। हम तुम्हें खोज ही लेंगे। वे लोग हमारे लिए तैयार थे, हैरी फुसफुसाया। उन्होंने वो जादू इसलिए किया था ताकि उन्हें हमारे आने का पता चल जाए। मुझे लगता है कि उन्होंने हमें यहाँ फंसाए रखने के लिए कुछ किया है। दमपिशाचों को बुला ले, एक और प्राणपक्षी ने कहा। हम उन्हें खुली छूट दे देते हैं, वे उसे बहुत जल्दी खोज लेंगे। शैतानी शहंशाह यह नहीं चाहते हैं कि पॉटर को उनके अलावा कोई और मारे। दमपिशाच उसे मारेंगे नहीं। शैतानी शहंशाह पॉटर की आत्मा नहीं, जान लेना चाहते हैं। वैसे भी दमपिशाचों के चुंबन के बाद उसे मारना ज्यादा आसान होगा। सहमति की कुछ आवाजें हुई। हैरी के मन में दहशत भर गई। दमपिशाचों को दूर भगाने के लिए पितृदेव उत्पन्न करना होगा, जिससे उनका भेद तत्काल खुल जाएगा। हमें अंतर्ध्यान होने की कोशिश करनी चाहिए, हैरी, हरमाइनी ने फुसफुसाकर कहा। तभी अचानक हैरी को सड़क पर अस्वाभाविक ठंडक महसूस हुई। माहौल से रोशनी चूस ली गई थी। सितारे तक ओझल हो गए। घुप अंधेरे में उसे महसूस हुआ कि हरमाइनी उसकी बाह पकड़ रही थी और वे उसी जगह पर एक साथ घूमे। घूमने के लिए उन्हें जिस हवा की जरूरत थी, वो जैसे ठोस बन गई थी। वे अंतर्ध्यान नहीं हो पाए। प्राणभक्षियों ने अच्छा संबोधन किया था। ठंड हैरी के भीतर गहरी और गहरी धसती गई। वह, रॉन और हर्माइनी बगल वाली गली में मुड़े। वे दीवार के किनारे टटोलकर रास्ता खोजने लगे और आवाज न करने की कोशिश करते रहे। तभी मोड़ पर बिना आवाज के उड़ते हुए लगभग 10 प्राणभक्षी आ गए। वे इसलिए दिख रहे थे क्योंकि वे आसपास के माहौल से ज्यादा काले थे। उन्होंने काले चोगे पहन रखे थे, जिसके नीचे उनके सड़े गले हाथ थे। क्या उन्हें माहौल में डर का एहसास हो गया था? हैरी को इस बात पर यकीन था। अब वे तेजी से करीब आ रहे थे और लंबी खड़खड़ाती सांसें ले रहे थे। हवा में उन्हें निराशा की खुशबू आ रही थी। वे अब बहुत करीब आ गए थे। उसने अपनी छड़ी को ऊपर किया। बाद में चाहे जो हो, पर वह दमपिशाचों के चुम्बन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उसने रॉन और हर्माइनी के बारे में सोचा। जब वह फुसफुसा कर बोला, पितृदेव संरक्षणम, उसकी छड़ी से सफेद मृग निकलकर आगे बढ़ा। दमपिशाच तितर बितर हो गए और दूर कहीं से विजयी चीख सुनाई दी। वही है, वहां पर है। मैंने उसका पितृदेव देखा था। यह एक मृग था। दमपिशाच चले गए थे। सितारे दोबारा दिखने लगे थे और प्राणभक्षियों के कदमों की आहट करीब आ रही थी। इससे पहले कि हैरी दहशत में यह फैसला कर पाए कि क्या करना है, करीब ही सांकल खुलने की आवाज आई। संकरी सड़क पर बाईं तरफ एक दरवाजा खुला और एक रूखी आवाज आई, पॉटर,
जल्दी से अंदर आ जाओ। उसने बिना झिझके आदेश का पालन किया। वे तीनों खुले दरवाजे से अंदर घुस गए। ऊपर की मंजिल पे चले जाओ, चोगा ओढ़े रखना और चुप रहना, एक लंबी आकृति ने बुदबुदा कर कहा, जो उनके पास से गुजरकर सड़क पर पहुंच गई और अपने पीछे दरवाजा धड़ाम से बंद कर गई। हैरी को जरा भी अंदाजा नहीं था कि वे कहाँ पर थे, लेकिन अब उसने एक अकेली मोमबत्ती की लहराती रोशनी में हॉग्समीड का धूल से भरा गंदा बार देखा। वे भागकर काउंटर के पीछे गए और वहां बने दरवाजे के पार पहुंच गए। सामने लकड़ी की जर्जर सीढ़ियां थीं। वे दौड़ते हुए उन पर जितनी तेजी से चढ़ सकते थे चढ़ गए। सीढ़ियां ऊपर सिटिंग रूम में जाकर खुली, जहां एक फटा पुराना कालीन और एक छोटी अंगीठी थी। अंगीठी के ऊपर एक बड़ी ऑयल पेंटिंग लगी थी। इसमें सुनहरे बालों वाली एक लड़की सूनी आंखों से कमरे को निहार रही थी। नीचे सड़क से आती आवाजें उन तक पहुंची। अदृश्य चौके के नीचे ही वे गंदी खिड़की के पास पहुंचे और नीचे देखने लगे। वहां पर हैरी को वो व्यक्ति दिखा जिसने उन्हें बचाया था। यह हॉग्सहेड का बारमैन था और वहां पर वही इकलौता व्यक्ति था जिसने नकाब नहीं पहन रखा था। तो क्या? वो एक नकाबपोश के सामने गरजा। तो क्या? तुम मेरी गली में दमपिशाच भेजोगे तो मैं उन पर पितृदेव छोड़ूंगा। मैं तुम्हें बता देता हूँ, मैं उन्हें अपने पास नहीं आने दूंगा। मैं उन्हें बर्दाश्त नहीं करूंगा। वह तुम्हारा पितृदेव नहीं था, एक प्राणभक्षी ने कहा। वह मृग था, वह पॉटर का पितृदेव था। मृग! बारमैन एक छड़ी बाहर निकालते हुए गरजा। मृग! मूर्ख कहीं के! पितृदेव संरक्षणम! छड़ी की नोक से एक बड़ा और सींग वाला जानवर निकला। सिर नीचे करके वह हाई स्ट्रीट पर गया और ओझल हो गया। मैंने यह नहीं देखा था, प्राणबख्शी ने कहा, हालांकि अब उसे अपनी बात पर कम विश्वास था। कर्फ्यू का उल्लंघन हुआ है, तुमने आवाज सुनी थी, उसके एक साथी ने बारमैन से कहा। कोई नियम के खिलाफ सड़क पर आया था। अगर मैं अपनी बिल्ली बाहर निकालना चाहता हूँ तो मैं जरूर निकालूंगा। तुम्हारा कर्फ्यू जाए भाड़ में। तो रुदन समूह तुम्हारे कारण बजा था? अगर बजा था तो उससे क्या? मुझे अजगबान भेज दोगे? अपने ही घर से अपनी नाक बाहर निकालने के लिए मेरी जान ले लोगे? अगर तुम्हारी इच्छा हो तो ऐसा शौक से कर दो, लेकिन तुम्हारी भलाई की खातिर मैं उम्मीद करता हूँ कि तुमने अपने शैतानी निशान को दबा कर उसे नहीं बुलाया होगा। वो मेरी और मेरी बिल्ली की खातिर यहाँ बुलाया जाना पसंद नहीं करेगा, है ना? तुम हमारी चिंता मत करो, एक प्राणपक्षी ने कहा। अपनी चिंता करो क्योंकि तुमने कर्फ्यू तोड़ा है। लेकिन यह तो बताओ, जब मेरा शराब खाना बंद हो जाएगा तो तुम काढ़ों और जहरों का व्यापार कैसे करोगे? तुम्हारी अतिरिक्त आमदनी का क्या होगा? क्या तुम धमकी दे रहे हो? मैं अपना मुंह बंद रखता हूँ इसलिए तो तुम यहाँ आते हो, है ना? मैं अब भी कहता हूँ कि मैंने मृग देखा था, पहला प्राणपक्षी चिल्लाया। मृग? बारमैन गरजा। मूर्ख, तुमने बकरी देखी थी। ठीक है, हमसे गलती हो गई, दूसरा प्राणपक्षी बोला। दोबारा कर्फ्यू तोड़ा तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। प्राणपक्षी हाई स्ट्रीट की तरफ लौट गए। हरमाइनी ने राहत की सांस ली, चोगे से बाहर निकली और हिलते डुलते पायों वाली कुर्सी पर बैठ गई। हैरी ने अच्छी तरह पर्दे डालने के बाद अपने और रॉन पर से चोगा उतार दिया। नीचे हो रही आवाज से उन्हें पता चल गया था कि बारमैन बाहर के दरवाजे पर सांकल लगा रहा है। फिर उन्हें उसके सीढ़ियों पर चढ़ने की आवाज सुनाई दी। तभी हैरी का ध्यान मेंटल पीस पर रखी एक चीज पर गया। लड़की की तस्वीर के ठीक नीचे एक छोटा आयतकार आईना टिका था। बारमैन कमरे में दाखिल हुआ। तुम मूर्खों, उसने रूखे अंदाज में कहा और एक के बाद एक उन्हें देखा। तुम क्या सोचकर यहाँ आए थे? धन्यवाद, हैरी ने कहा। हम आपका शुक्रिया अदा कैसे कर सकते हैं? आपने हमारी जान बचाई है, बारमैन ने हुंकार भरी। हैरी उसके पास पहुंचा और उसके चेहरे को देखा। वह उसके लंबे भूरे बालों और दाढ़ी के पार देखने की कोशिश कर रहा था। बारमैन ने चश्मा पहन रखा था। गंदे कांच के पीछे आंखें चमकदार नीली थीं। मैंने आईने में आप ही की आंख देखी थी। कमरे में खामोशी छा गई। हैरी और बारमैन एक दूसरे को देखते रहे। डॉबी को आपने भेजा था? बारमैन ने सिर हिलाया और जिनकी तलाश में चारों तरफ देखा। सोचा था वो तुम्हारे साथ ही होगा। तुम उसे कहाँ छोड़ा है? वह मर गया, हैरी ने कहा। बेलाटिस लेस्ट्रेंज ने उसे मार डाला। बारमैन का चेहरा भावहीन था। कुछ पल बाद वह बोला, सुनकर बहुत अफसोस हुआ। मुझे वह घरेलू जिन पसंद था। वह उनमें से किसी की तरफ देखे बिना मुड़ा और अपनी छड़ी से कुरेद कर लैंप जलाने लगा। आप एबरफोर्थ हैं, हैरी ने उसकी पीठ के पीछे देखते हुए कहा। उसने इस बात पर हाँ या ना नहीं की, बल्कि चुपचाप आग जलाता रहा। आपको यह कैसे मिला? हैरी ने सीरियस के आईने के पास पहुंचकर पूछा। यह उन जुड़वा आईनों में से एक था जिसे उसने लगभग 2 साल पहले तोड़ दिया था। 1 साल पहले डंग से खरीदा था,
एबरफोर्थ ने कहा। एल्बस ने मुझे इसकी खूबी बता दी थी। मैं तुम पर नजर रखने की कोशिश कर रहा था। रॉन की आह निकल गई। सफेद हिरनी, उसने रोमांच से कहा। क्या वह काम भी आपने ही किया था? तुम किस बारे में बात कर रहे हो? एबरफोर्थ ने कहा। किसी ने हमारे पास हिरनी का पितृदेव भेजा था। बेटा, इस तरह का दिमाग हो तो तुम आसानी से प्राणभक्षी बन सकते हो। क्या मैंने अभी अभी साबित नहीं किया है कि मेरा पितृदेव बकरी है? ओह, रॉन ने कहा। हाँ, देखिए, मुझे भूख लगी है, उसने रक्षात्मक अंदाज में आगे कहा, जब उसके पेट में बहुत जोर से गुड़गुड़ हुई। मैं खाना लेकर आता हूँ, एबरफोर्थ ने कहा और कमरे से बाहर चला गया। कुछ पल बाद वह ब्रेड, चीज और शराब का एक बड़ा जग लेकर लौटा। उसने खाने पीने का सारा सामान आग के सामने वाली छोटी टेबल पर रख दिया। वे बहुत भूखे थे, इसलिए उन्होंने जमकर खाया पिया। कुछ समय तक आग के तड़कने, प्यालों के खनकने और चबाने की आवाज के अलावा खामोशी छाई रही। खाना खत्म करने के बाद जब हैरी तथा रॉन आराम से अपनी कुर्सियों के पीछे टिक गए, तो एबरफोर्थ बोला। तो ठीक है, हमें अब तुम्हें यहाँ से बाहर निकालने का सबसे अच्छा तरीका सोचना होगा। रात को यह काम नहीं किया जा सकता। तुमने देख ही लिया है कि अगर कोई अंधेरे में बाहर निकलता है तो क्या होता है। रुदन समूहन सक्रिय हो जाता है। वे तुम पर उसी तरह झपट पड़ेंगे जिस तरह काष्ठ जीव नन्हे पिशाचों के अंडों पर झपटते हैं। मुझे नहीं लगता कि मैं दूसरी बार मृग को बकरी साबित कर पाऊंगा। सुबह होने का इंतजार करो, जब कर्फ्यू उठ जाता है। फिर तुम अपना चोगा ओढ़ लेना और यहाँ से पैदल पैदल बाहर निकल जाना। हॉग्समीड से बाहर निकलकर पहाड़ों पर पहुंच जाना। वहां पर तुम अंतर्ध्यान हो सकते हो। हो सकता है वहां हैग्रिड भी मिल जाए। प्राणभक्षियों ने जब उसे गिरफ्तार करने की कोशिश की थी, उसके बाद से वह पहाड़ों की एक गुफा में ग्रॉप के साथ छिपा है। हम कहीं नहीं जा रहे हैं, हैरी ने कहा। हमें हॉगवर्ट्स जाना है। मूर्ख मत बनो लड़के, एबरफोर्थ ने कहा। हमें जाना ही होगा, हैरी ने कहा। एबरफोर्थ ने आगे झुकते हुए कहा। तुम्हें सिर्फ यहाँ से ज्यादा दूर जाना चाहिए। आप समझते नहीं है, अब ज्यादा वक्त नहीं है। हमें महल में जाना है। डंबलडोर, मेरा मतलब है आपके भाई चाहते थे कि हम। एबरफोर्थ के चश्मे के गंदे कांच पर आग की रोशनी पड़ी, जिससे एक पल के लिए उनकी आंखें धुंधली हो गई। हैरी को दैत्यकार मकड़े एरागॉग की अंधी आंखों की याद आ गई। मेरा भाई एल्बस बहुत सी चीजें चाहता था, एबरफोर्थ ने कहा, और उसकी महान योजनाओं को पूरा करते समय लोगों को हमेशा नुकसान होता था। पॉटर, तुम इस स्कूल से दूर चले जाओ। अगर हो सके तो देश से बाहर चले जाओ। मेरे भाई और उसकी चतुर योजनाओं को भूल जाओ। वो वहां पहुंच गया है जहां उससे उससे कोई नुकसान नहीं हो सकता, और तुम्हें उसकी कोई बात मानने की जरूरत नहीं है। आप समझते नहीं है, हैरी ने एक बार फिर कहा। ओह, मैं नहीं समझता हूँ, एबरफोर्थ ने धीरे से कहा। तुम्हें लगता है मैं अपने भाई को नहीं समझता हूँ? तुम्हें लगता है कि तुम एल्बस को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह जानते हो? मेरा यह मतलब नहीं था, हैरी ने कहा, जिसका दिमाग थकान, भोजन तथा शराब की अधिकता के कारण कुंद पड़ गया था। बात यह है, वह मेरे लिए काम छोड़ गए हैं। अच्छा, एबरफोर्थ ने कहा। मुझे उम्मीद है काम अच्छा होगा। सुखद, आसान, जो कोई गैर निपुण जादूगर बच्चा आसानी से कर सकता होगा। रॉन हल्के से हंस दिया। हरमाइनी तनाव में दिख रही थी। यह आसान नहीं। नहीं, हैरी ने कहा, लेकिन मुझे यह करना होगा। करना होगा? क्यों करना होगा? वह मर गया है ना? एबरफोर्थ ने रूखे अंदाज में कहा। उसे छोड़ दो लड़के, वरना तुम भी उसके पीछे पीछे वहीं पहुंच जाओगे। खुद को बचाओ। मैं नहीं बचा सकता। क्यों नहीं? मैं, हैरी स्पष्ट नहीं कर सकता था, लेकिन उसने हमला करने का निश्चय किया। लेकिन आप भी तो संघर्ष कर रहे थे। आप भी तो मायापंछी के समूह में थे। मैं था, एबरफोर्थ ने कहा, लेकिन अब मायापंछी का समूह खत्म हो चुका है। तुम जानते हो कौन जीत चुका है। सब खत्म हो गया है, और जो भी यह नहीं मानता है वह मूर्ख है। तुम्हारे लिए यह जगह कभी सुरक्षित नहीं रहेगी, पॉटर। वह तुम्हें बहुत बुरी तरह खोज रहा है, इसलिए बाहर चले जाओ, छिप जाओ, खुद को बचाओ। सबसे अच्छा तो यह रहेगा कि तुम इन दोनों को भी अपने साथ ले जाओ। उसने रौना हमायनी की तरफ अंगूठा हिलाते हुए कहा। यह लोग जिंदगी भर खतरे में रहेंगे, क्योंकि सबको पता है कि ये तुम्हारा साथ दे रहे हैं। मैं नहीं जा सकता, हैरी ने कहा। मुझे एक काम करना है। वह काम किसी और को दे दो। मैं ऐसा नहीं कर सकता, वह मुझे ही करना होगा। डंबलडोर ने सब कुछ स्पष्ट कर दिया था। ओह, ऐसा क्या? और क्या उसने तुम्हें सब कुछ बता दिया था? क्या वो तुम्हारे साथ पूरी तरह ईमानदार रहा था? हैरी पूरे दिल से हाँ कहना चाहता था, लेकिन न जाने क्यों यह छोटा सा शब्द उसके होठों पर नहीं आ पाया। एबरफोर्ड जानता था कि वह क्या सोच रहा है। मैं अपने भाई को जानता था, पॉटर। उसने गोपनीयता का सबक माँ की गोद में ही सीख लिया था। हम रहस्यमय और झूठ के माहौल में बड़े हुए थे,
और एल्बस वह तो पैदाइशी जीनियस था। बूढ़े आदमी की आंख मेंटल पीस के ऊपर टंगी लड़की की तस्वीर पर पहुंच गई। जब हैरी ने चारों तरफ सही तरीके से देखा तो उसे एहसास हुआ कि कमरे में यह इकलौती तस्वीर थी। एल्बस डंबलडोर या किसी और की कोई भी तस्वीर नहीं लगी थी। मिस्टर डंबलडोर, हरमाइनी ने थोड़े सहमे अंदाज में पूछा, क्या यह आपकी बहन है, एरियाना? हाँ, एबरफोर्थ ने कहा। लड़की, लगता है तुम रीटा स्कीटर की किताब पढ़ रही हो। आग की गुलाबी रोशनी में भी यह स्पष्ट दिख रहा था कि हरमाइनी का चेहरा लाल हो गया था। एल्फियस डोज ने हमसे उसका जिक्र किया था। हैरी ने हरमाइनी का बचाव करने की कोशिश की। वह पागल बूढ़ा, एबरफोर्थ शराब का एक और घूंट लेते हुए बुदबुदाया। सोचता था कि सूरज मेरे भाई के मुंह से ही उगता है। बहुत से लोग ऐसा सोचते थे। ऐसा लगता है कि तुम तीनों भी। हैरी चुप रहा। वह डंबलडोर के बारे में वे शंकाएं और अनिश्चितताएं उजागर नहीं करना चाहता था जो उसे महीनों से सता रही थी। उसने डॉबी की कब्र खोदते समय यह विकल्प चुना था। उसने यह फैसला कर लिया था कि वह एल्बस डंबलडोर के बताए घुमावदार खतरनाक रास्ते पर चलता रहेगा। वह यह स्वीकार करने का निश्चय कर चुका था कि उसे हर चीज नहीं बताई गई थी, लेकिन इसके बावजूद उसे बस भरोसा करना था। दोबारा शंका करने की उसकी कोई इच्छा नहीं थी। वह ऐसी कोई भी बात नहीं सुनना चाहता था जो उसे उसके उद्देश्य से भटका दे। उसने एबरफोर्थ से निगाहें मिलाई, जो हूबहू उसके भाई जैसी थी। चमकदार नीली आंखों से उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसका एक्सरे हो रहा है। हैरी को लग रहा था कि एबरफोर्थ को उसके विचारों का अंदाजा है और इसके लिए उससे नफरत कर रहा था। प्रोफेसर डम्बलडोर हैरी की परवाह करते थे, बहुत ज्यादा, हरमाइनी ने धीमी आवाज में कहा। ऐसा क्या? एबरफोर्थ ने कहा। अजीब बात है कि मेरा भाई जिन लोगों की बहुत ज्यादा परवाह करता है उन सभी का अंत बहुत बुरा होता है। अगर वह उनके मामलों में दखल नहीं देता तो उनका हाल इतना बुरा नहीं होता। आप क्या कहना चाहते हैं? हरमाइनी ने तेजी से सांस लेते हुए कहा। तुम्हें उससे क्या? एबरफोर्थ ने कहा। लेकिन यह सचमुच गंभीर बात है, हरमाइनी ने कहा। क्या आपका इशारा आपकी बहन की ओर है? एबरफोर्थ ने उसे गुस्से से देखा। उसके होंठ हिल रहे थे, जैसे वह उन शब्दों को चबा रहा हो जिन्हें वह बरसों से रोके हुए था। फिर वह एकदम से बोलने लगा। जब मेरी बहन 6 साल की थी तो 3 मगलू लड़कों ने उस पर हमला कर दिया। वे हमारे पीछे के बगीचे की बागड़ से जासूसी कर रहे थे और उन्होंने उसे जादू करते देख लिया। वह बच्ची थी और इस पर काबू नहीं कर सकती थी। उस उम्र में कोई जादूगरनी या जादूगर नहीं कर सकता। मुझे लगता है कि मगलुओं ने जो देखा उससे वे डर गए। वे बागड़ में से घुस कर अंदर आ गए और जब वह उन्हें भी वैसा ही करने का तरीका नहीं बता पाई तो उन्होंने उसे जादू करने से रोकने के लिए घटिया तरीके आजमाए। आग की रोशनी में हरमाइनी की आंखें फैल गई। रॉन का चेहरा थोड़ा पीला दिखने लगा। एबरफोर उठकर खड़ा हो गया। वह भी एल्बस जितना ही लंबा था और अपने दर्द की गहराई तथा गुस्से में वह अचानक भयंकर लगने लगा था। इससे वह तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, दोबारा कभी सही नहीं रह पाई। वह जादू का इस्तेमाल नहीं कर सकती थी, लेकिन इससे छुटकारा भी नहीं पा सकती थी। जादू की दिशा अंदर की तरफ हो गई और वह पागल हो गई। जब वह इसे काबू में नहीं रख पाती थी तो यह विस्फोट के माध्यम से बाहर निकल जाता था। कई मौकों पर वह खतरनाक हो जाती थी, लेकिन ज्यादातर वक्त उसका स्वभाव बहुत अच्छा रहता था। वह हानि रहित थी। मेरे पिता उन मगलू बच्चों के पीछे गए जिन्होंने यह किया था, एबरफोर्थ ने कहा, और उन पर हमला कर दिया। इसके लिए उन्हें अज़्काबान में कैद कर दिया गया। उन्होंने कभी नहीं बताया कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था, क्योंकि अगर मंत्रालय को एरियाना की हालत पता चल जाती तो उसे हमेशा के लिए सेंट मंगोज में नजरबंद कर दिया जाता। वे उसे अंतर्राष्ट्रीय गोपनीयता संहिता के लिए गंभीर खतरा मानते, क्योंकि वह असंतुलित थी और जादू पर काबू नहीं रखने के कारण कभी भी जादू से विस्फोट कर सकती थी। हमें उसे सुरक्षित और सबसे छिपा कर रखना था। हमने मकान बदल लिया, उसकी बीमारी की खबर फैला दी। माँ ने उसकी देखभाल की और उसे शांत तथा खुश रखने की कोशिश की। मैं उसे सबसे प्रिय था, उसने कहा, और यह कहते समय एबरफोर्थ की झुर्रियां और उलझी दाढ़ी के पीछे उसे एक छोटा स्कूली लड़का दिखने लगा। एल्बस नहीं, वो तो जब घर पर होता था तो हमेशा अपने बेडरूम में बंद रहता था, अपनी किताबें पढ़ता था और अपने इनाम गिनता रहता था और अपने समय के सबसे उल्लेखनीय जादूगरों के साथ पत्रचार करता रहता था। एबरफोर्ड ने व्यंग से कहा। एल्बस उसकी देखभाल करने के चक्कर में नहीं फंसना चाहता था। वो मुझे सबसे ज्यादा पसंद करती थी। जब वो माँ के हाथ से खाना नहीं खाती थी तब भी मैं उसे खाना खिला सकता था। जब वो गुस्से में भी होती थी तब भी मैं उसे शांत कर सकता था, और जब वह शांत होती थी तो वो बकरियों को चारा खिलाने में मेरी मदद करती थी। फिर जब वह 14 साल की हुई
तो देखो, तब मैं वहां नहीं था, एबरफोर्थ ने कहा। अगर मैं वहां होता तो उसे शांत कर देता। उसे गुस्से का दौरा पड़ा और मेरी माँ पहले जितनी युवा नहीं थी और दुर्घटना हो गई। एरियाना जादू को काबू में नहीं रख पाई। इस हादसे में मेरी माँ की जान चली गई। हैरी को सहानुभूति और वितृष्णा का मिला जुला भयंकर एहसास हुआ। वो आगे कुछ नहीं सुनना चाहता था, लेकिन एबरफोर्थ बोलता रहा। हैरी सोचने लगा कि वो कितने लंबे समय बाद इस बारे में बोल रहा था। क्या पता, शायद इसके बारे में पहली बार बोल रहा हो। तो इससे दोस्त के साथ एल्बस के विश्व भ्रमण की योजना खटाई में चली गई। माँ की अंत्येष्टि के लिए दोनों घर आए और फिर डोज अकेला भ्रमण करने चला गया तथा एल्बस परिवार का मुखिया बन गया। हा, एबरफोर्थ ने आग में थूका। मैंने उससे कहा कि मैं एरियाना की देखभाल करूंगा। मुझे स्कूल जाने की परवाह नहीं थी। मैं घर पर रुक कर यह काम करने को तैयार था। उसने मुझसे कहा कि मुझे अपनी पढ़ाई पूरी करनी है और वो मेरी माँ का काम संभालेगा। प्रभावशाली व्यक्ति के लिए यह बहुत छोटा काम था। अपनी आधी पागल बहन की देखभाल करने के लिए कोई इनाम नहीं मिलता है। हर दूसरे दिन उसे घर उड़ाने से रोकने के लिए वाहवाही नहीं मिलती है। लेकिन उसने कुछ हफ्तों तक बिल्कुल ठीक काम किया, जब तक कि वह नहीं आ गया। अब एवरफोर्थ के चेहरे पर बहुत ही खतरनाक भाव दिखने लगा। ग्रिंडलवाल्ड, आखिरकार मेरे भाई को बात करने के लिए बराबरी वाला मिल गया, जो उसके जितना ही निपुण और प्रभावशाली था। वे नए जादूगर प्रशासन की योजनाएं बनाने लगे, मौत के तोहफों की तलाश करने लगे और अपनी दिलचस्पी के बहुत से काम करने लगे। जाहिर है, उस दौरान एरियाना की देखभाल ठंडे बस्ती में चली गई। जादूगर समाज के लाभ की बड़ी योजनाएं बन रही थी, और अगर एक छोटी लड़की नजरअंदाज होती है तो इससे क्या फर्क पड़ता है। आखिरकार एल्बस बहुत संख्य लोगों की भलाई के लिए काम कर रहा था। लेकिन इसके कुछ सप्ताह बाद मेरा पारा गर्म हो गया। मेरे हॉगवर्ट्स लौटने का समय आ गया था। इसलिए मैंने उन दोनों के सामने जाकर कहा, जैसे मैं भी तुम्हारे सामने हूँ। एबरफोर्थ ने हैरी की तरफ देखते हुए कहा। हैरी को बहुत कम कल्पना करने की जरूरत पड़ी कि किशोरावस्था में एबरफोर्थ गुस्से में अपने बड़े भाई का सामना कर रहा है। मैंने उससे कहा कि तुम इसी समय यह काम छोड़ दो। तुम एरियाना को कहीं और नहीं रख सकते। उसकी हालत ठीक नहीं है। तुम उसे अपने साथ नहीं ले जा सकते, चाहे तुम जहां भी जाकर चतुर भाषण देने और अपने समर्थन बनाने की योजना बना रहे हो। उसे यह पसंद नहीं आया, एबरफोर्थ ने कहा, और उसकी आंखें कुछ समय के लिए उसके चश्मे पर पड़ती आग की रोशनी के कारण दिखाई नहीं दी। वे एक बार फिर सफेद दिख रही थी। ग्रिंडलवाल्ड को यह जरा भी पसंद नहीं आया। वह नाराज हो गया। उसने कहा कि मैं मूर्ख लड़का हूँ, अपने प्रतिभाशाली भाई और उसकी राह में रोड़ा बन रहा हूँ। क्या मैं यह नहीं समझता हूँ कि जब वे दुनिया बदल देंगे, छिपे हुए जादूगरों को खुले में ले आएंगे और मगलू को उनकी सही औकात दिखा देंगे, तो मेरी बहन को छिपाने की जरूरत नहीं होगी। हमारे बीच बहस होने लगी। मैंने अपनी छड़ी निकाल ली और उसने अपनी छड़ी निकाल ली। मेरे भाई के सामने सबसे अच्छे दोस्त ने मुझ पर पीड़ित के श्राप का इस्तेमाल किया। एल्बस उसे रोकने की कोशिश कर रहा था और हम तीनों द्वंद्व युद्ध करने लगे। चमकती रोशनी और धमाकों की आवाजों से वह शुरू हो गई। वह इसे बर्दाश्त नहीं कर पाई। एबरफोर्ड के चेहरे का रंग उड़ गया, जैसे उसे घातक घाव लगा हो। मुझे लगता है वह मेरी मदद करना चाहती थी, लेकिन दरअसल वह नहीं जानती थी कि वह क्या कर रही है। मुझे नहीं मालूम कि यह हम में से किसी ने किया। हम में से कोई भी हो सकता था, लेकिन वह मर गई। उसकी आवाज आखिरी शब्दों पर आकर टूट गई और वह सबसे पास वाली कुर्सी पर लुढ़क गया। हरमाइनी का चेहरा आंसुओं से तर था और रॉन का चेहरा भी एबरफोर्ड जितना ही पीला था। हैरी को तृष्णा के सिवाय कुछ महसूस नहीं हुआ। वह सोच रहा था कि काश उसने यह नहीं सुना होता। काश वो उसे अपने दिमाग से धोकर साफ कर सकता। मुझे मुझे बहुत अफसोस है, हरमाइनी फुसफुसाकर बोली। चली गई, एबरफोर्थ बोला। हमेशा के लिए चली गई। उसने आस्तीन से नाक पोंछी और फिर गला साफ किया। जाहिर है, ग्रिंडलवाल्ड भाग खड़ा हुआ। उसके देश में उसका रिकॉर्ड पहले से ही खराब था और वह नहीं चाहता था कि इसमें एरियाना का मामला भी जुड़ जाए। और एल्बस डम्बलडोर आजाद हो गया है ना, अपनी बहन के बोझ से आजाद, दुनिया का सबसे बड़ा जादूगर बनने के लिए आजाद। वे कभी आजाद नहीं हो पाए, हैरी ने कहा। क्या कहा? एबरफोर्ड बोला। कभी नहीं, हैरी कहा। जिस रात को आपके भाई की मौत हुई थी, उस रात उन्होंने एक काढ़ा पिया था जिससे उनका दिमाग चकरा गया था। वे चीखने लगे थे और किसी से विनती करने लगे थे जो वहां मौजूद ही नहीं था। उन्हें चोट मत पहुंचाओ प्लीज, उनके बजाय मुझे चोट पहुंचाओ। रॉन और हरमाइनी हैरी को घूर रहे थे। उसने उन्हें कभी विस्तार में नहीं बताया था कि झील वाले टापू पर क्या हुआ था। दरअसल उसके डंबलडोर के हॉगवर्ट्स लौटने के बाद जो घटनाएं हुई थी वे ज्यादा भयंकर थी। वे सोच रहे थे कि वे आपके और ग्रिंडलवाल्ड के साथ हैं। मुझे पता है कि वे यही सोच रहे थे, हैरी ने डंबलडोर के कराहने और गिड़गिड़ाने को याद करते हुए कहा।
वे सोच रहे थे कि ग्रिंडलवाल्ड आपको और एरियाना को चोट पहुंचा रहा है। यह उनके लिए यातना थी। अगर आपने उन्हें उस वक्त देखा होता तो आप उन्हें कभी आजाद नहीं कहते। एबरफोर्थ अपने जुड़े और नसों से भरे हाथों को खोए अंदाज में देख रहा था। काफी देर बाद वह बोला, तुम यकीन से कैसे कह सकते हो पॉटर कि मेरे भाई की दिलचस्पी तुम में ज्यादा है और बहुसंख्य लोगों की भलाई में कम है। तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि मेरी छोटी बहन की तरह तुम्हारी भी बलि नहीं दी जा रही है। बर्फ का एक टुकड़ा हैरी के दिल को भेद गया। मुझे इस बात पर यकीन नहीं है। डंबलडोर हैरी से प्यार करते थे, हरमाइनी बोली। तो फिर उन्होंने इसे छिपने को क्यों नहीं कहा? एबरफोर्ड ने चिल्लाकर कहा। उन्होंने उससे यह क्यों नहीं कहा कि अपनी परवाह करो? बचने का तरीका यही है। क्योंकि हरमाइनी के जवाब देने से पहले ही हैरी बोल उठा। कई बार आपको अपनी सुरक्षा से आगे तक सोचना पड़ता है। कई बार आपको बहुसंख्य लोगों की भलाई के बारे में सोचना पड़ता है। यह जंग है। तुम 17 साल के हो लड़के। मैं बालिग हूँ और भले ही आपने हार मान ली हो, लेकिन मैं लड़ता रहूंगा। कौन कहता है कि मैंने हार मान ली है? माया पंछियों का समूह खत्म हो चुका है, हैरी ने दोहराया। तुम जानते हो कौन जीत गया है? सब खत्म हो गया है और जो भी यह मानता है वह मूर्ख है। मुझे यह कहते हुए अच्छा नहीं लगता है, लेकिन सच्चाई यही है। नहीं, सच्चाई यह नहीं है, हैरी ने कहा। आपके भाई तुम जानते हो कौन को खत्म करने का तरीका जानते थे और उन्होंने मुझे वो तरीका बता दिया है। मैं इस कोशिश में तब तक लगा रहूंगा जब तक मैं सफल नहीं हो जाता या मर नहीं जाता। यह न सोचे कि मुझे अंदाजा नहीं है कि इसका अंजाम क्या होगा। मैं बरसों से यह बात जानता हूँ। उसने एबरफोर्थ के ताने या बहस का इंतजार किया, लेकिन एबरफोर्थ ने ऐसा कुछ भी नहीं किया, बल्कि थ्योरी चढ़ाकर देखता रहा। हमें हॉगवर्ट्स में दाखिल होना है, हैरी ने दोबारा कहा। अगर आप हमारी मदद नहीं कर सकते तो हम सुबह होने का इंतजार करेंगे और फिर आपको शांति में छोड़कर अपना रास्ता खुद खोजने की कोशिश करेंगे। अगर आप हमारी मदद कर सकते हैं तो ऐसा करने का सबसे अच्छा समय यही है। एबरफोर्थ अपनी कुर्सी पर स्थिर बैठकर हैरी और उन आंखों को देखता रहा जो असाधारण रूप से उसके भाई जैसी दिखती थीं। अंततः उसने अपना गला साफ किया, चलकर छोटी टेबल के पार गया और एरियाना की तस्वीर के पास पहुंचा। तुम जानती हो कि तुम्हें क्या करना है, उसने कहा। वह मुस्कुराई और मुड़कर दूर चली गई। आमतौर पर तस्वीरों के लोग फ्रेम के कोनों से बाहर निकल जाते थे, लेकिन एरियाना ने ऐसा नहीं किया। वो अपने पीछे दिख रहे पेंट की हुई एक लंबी सुरंग में जाने लगी। उन्होंने उसकी पतली आकृति को पीछे जाते देखा, जब तक कि वह अंततः अंधेरे में नहीं खो गई। अ, अ, क्या? रॉन ने कहना शुरू किया। अंदर जाने का एक ही रास्ता है, एबरफोर्थ ने कहा। तुम्हें पता होना चाहिए कि उन्होंने सारे पुराने खुफिया गलियारे दोनों तरफ से बंद कर दिए हैं। चार दीवारी के चारों तरफ दमपिशाच पहरा दे रहे हैं। जैसे कि मेरे सूत्रों ने खबर दी है, स्कूल के भीतर नियमित पहरेदारी हो रही है। इस तरह की पहले कभी इतनी ज्यादा पहरेदारी नहीं हुई। तुम इसके भीतर पहुंचने के बाद कुछ करने की उम्मीद कैसे कर सकते हो जब स्नेप यहाँ का हेडमास्टर है और कैरो भाई बहन उसके सहायक हैं? लेकिन इसकी चिंता तुम्हें करनी है ना? तुम कहते हो कि तुम मरने के लिए तैयार हो, लेकिन क्या? हरमाइनी ने एरियाना की तस्वीर को त्योरियां चढ़ाकर देखते हुए कहा। एक छोटा सफेद बिंदु तस्वीर की सुरंग की आखिर में दोबारा प्रकट हो गया। अब एरियाना उनकी तरफ चलकर वापस आ रही थी और ज्यादा बड़ी होती जा रही थी, लेकिन उसके साथ अब कोई और भी था। उससे ज्यादा लंबा एक लड़का जो अब लंगड़ा रहा था, लेकिन रोमांचित दिख रहा था। उस लड़के के बाल इतने लंबे थे जितने हैरी ने पहले कभी नहीं देखे थे। उसके चेहरे पर कई घाव थे और उसके कपड़े फटे थे। धीरे धीरे दोनों आकृतियां बड़ी होती गईं, जब तक कि उनके सिर और कंधों ने तस्वीर को पूरा नहीं भर लिया। फिर पूरी चीज किसी छोटे दरवाजे की तरह दीवार पर आगे की तरफ झूल गई और असली सुरंग का दरवाजा नजर आने लगा। उसमें से असली नेविल लॉन्ग बॉटम बाहर निकला, जिसके बाल बहुत लंबे थे, चेहरे पर घाव थे और कपड़े फटे थे। नेविल मेंटल पीस से कूदा और खुशी से चिल्लाया, मैं जानता था तुम जरूर आओगे। मैं जानता था हैरी।